हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लिली, जिसको सब प्यार से लाली कहते थे, लाली देखने में बड़ी ही सुंदर और घर के काम में निपुण लड़की थी, मगर उसकी एक ही बुरी आदत थी। वो थी रात के सोते समय नींद में किक मारने की। और तो और उसे अकेले सोने से डर भी लगता था, जिसके चलते उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य को उसके साथ सोना ही पड़ता। फिर रात भर उसकी मिसाइलों को सहना पड़ता। ऐसे ही एक रात वो अपनी मम्मी के साथ सो रही होती है और नींद में अपनी माँ को एक जोरदार किक मारती है, जिसके कारण उसकी माँ धड़ाम से नीचे गिर जाती है और दर्द में करहाती हुई बोलती है, अरे मेरे प्रभु, ये कैसी लड़की दे दी है मेरे कर्मों में। पता नहीं नींद में कैसी कुश्ती खेलती है। खुद तो सोती रहती है भैंस की तरह और सामने वाले की हड्डियों का कचूमड़ बना देती है। हाय, लग गई। माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर लाली की आँख खुल जाती है और वो अपनी माँ को उठाते हुए बोलती है, अरे मम्मी, तुम कब गिर गई नीचे? तेरी ही कृपा से गिरी हूँ मेरी माँ। अरे ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ भी पति को इसी तरह लाते मारेगी? अरे मम्मी, मैं क्या करूँ? मुझे पता नहीं चलता कि मैं नींद में कब लात मार देती हूँ। हाँ, लात मार मार कर तो तूने वैसे ही मेरी आधी कमर तोड़ दी है। मम्मी, ज्यादा लग गई क्या? दिखाओ, मैं बाम लगा देती हूँ। अरे रहने दे निकम्मी, तो मार मार कर मेरी कमर की ऐसी तैसी कर दी है तूने। अब तो तेरे पास मैं कभी नहीं सोऊंगी। मम्मी प्लीज ऐसा मत कहो ना, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आपको पता है ना, मुझे अकेले रात को नींद नहीं आती। पक्का अब लात नहीं मारूंगी। कच्चा पक्का कुछ नहीं, क्योंकि तेरा कोई भरोसा नहीं है कि तू कब मुझे लात मार दे और चारों खाने चित कर दे। मम्मी प्लीज, जब तक आप नहीं मानेंगे मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, सो जाऊंगी तेरे साथ। ऐसे एक सुबह लाली कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे लाली जल्दी आ नीचे, तेरा नाश्ता तैयार हो चुका है, मगर तू है कि अब तक तैयार ही नहीं हुई। आई मम्मी, 5 मिनट। लाली नीचे उतर कर आती है और टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। तभी उसकी दोस्त मिनी का कॉल आता है। लाली उसका फोन उठाकर बोलती है, हाँ बोल यार। यार शाम को मेरी बहन का बर्थडे है, तो घर पे छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है, तुझे आना होगा। अभी तो कॉलेज जा रही हूँ। अरे तो कॉलेज से सीधा यहाँ ही आ जाइयो ना। रुक, मम्मी से पूछ के बताती हूँ। हाँ पूछ। मम्मी सुनो, शाम को मिनी के घर पे जाना है, उसकी बहन का बर्थडे है। मैं जाऊँ? ठीक है, मगर टाइम से आ जाइयो। ठीक है। हाँ, माँ भी मान गई। चल शाम को मिलती हूँ। ऐसे ही शाम को लाली मिनी के घर जाती है, जहाँ सभी लोग अच्छे से पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उसी बीच एक अमर नाम का लड़का लाली से टकरा जाता है। तभी लाली गुस्से में बोलती है, ओ गरीबों के सलमान खान, दिखाई नहीं देता क्या? ओ भिखारियों की कैटरीना, मुझे दिखाई देता है या नहीं ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता मैं। क्या कहा तुमने? भिखारियों की कैटरीना? बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वो भी गलती से। ओ रियली? इससे अच्छा तो मैं बदकिस्मती सही हूँ। तभी वहाँ मिनी आ जाती है और लाली से बोलती है, अरे लिली, ये मेरे भैया है अमर, और भैया ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है लिली, मगर सब इसको लाली भी कहते हैं। बहुत अच्छी है तुम्हारी दोस्त। हाँ, और तुम्हारे भैया भी। वैसे मिनी, तेरी तो 2 ही बहनें थी। अरे ये मेरे मौसी के लड़के हैं। ओ, ऐसे ही सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और रात के 12 बज जाते हैं, जिसके बाद लाली की माँ उसे फोन करती है और लाली मिनी से बोलती है, यार मिनी, अब काफी लेट हो गया है, मुझे घर जाना चाहिए। माँ चिंता कर रही होगी। मिनी अपने भाई अमर से कहकर लाली को घर छुड़वा देती है। लाली और अमर दोनों रास्ते भर में एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। रात ज्यादा होने के कारण लाली को कार में ही नींद आ जाती है और वो कार में ही सो जाती है। अमर मुस्कुराता हुआ अपनी मस्ती में कार चलाता है और लाली नींद में कभी यहाँ तो कभी वहाँ करवटें बदल रही होती है। इसी बीच लाली अमर को चलती कार में से उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारती है, जिससे अमर गुस्से से गाड़ी रोकता है और उसको बोलता है, ओ मैडम, नींद से जागो। और ये क्या है, तुमने मुझे लात क्यों मारी? नींद में इतनी लीन हो गई क्या कि पता ही नहीं लगा तुम्हें कि कार में हो या बेडरूम में?
मुझे माफ करना, गलती से हो गया मुझसे। वो नींद में अक्सर ही मुझसे किक लग जाती है। तुम तो चैन से सो रही हो, मगर ऐसे किक मारकर किसी और का चैन तो मत छीनो। अब मैं क्या करूँ? नींद में मुझे अपना नहीं पता होता मैं कहाँ पड़ी हूँ। तुम लात पड़ने की बात कर रहे हो। अब मुझे घर छोड़ दो। और हाँ, दिल से सॉरी। पागल लड़की। लाली को मन ही मन में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अमर से बार बार माफी मांगती है, जिसके बाद अमर उसे माफ करके उससे अच्छे से बात करना शुरू कर देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अमर अब किसी न किसी बहाने से लाली से मिलने की कोशिश किया करता। धीरे धीरे लाली और अमर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ समय बाद अमर अपनी माँ के साथ लाली के घर जाता है और शादी की बात करके दोनों घर वाले बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक साथ सो रहे थे, तभी लाली नींद में अमर को खींच के लात मारती है और अमर जाकर बेड से नीचे गिरता है और चिल्लाता हुआ बोलता है, लाली ये क्या तरीका है सोने का? अरे सो जाओ ना। मेरी कमर ही तोड़ दी इस लड़की ने। कैसी पत्नी मिली है मुझे, हे भगवान। अरे क्या हुआ? जमीन पे क्यों पड़े हो? तुम्हारी वजह से। अरे माफ करना, वो मुझे कोई बुरा सा सपना आ गया था तो मैं खुद को बचाने के लिए हाथ पाँव चला रही थी। सॉरी सॉरी सॉरी। अब की किया ना ऐसा तो देख लेना तुम। हाँ हाँ, अब नहीं होगा पक्का। अमर उसकी बात मानकर फिर से उसके पास जाकर सो जाता है, मगर थोड़ी ही देर बाद लाली नींद में फिर से अमर को जोरदार किक मारती है और इस बार अमर टेबल के पास जाकर गिरता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और इस बार वो लाली को उठाए बिना गुस्से में अपना तकिया उठाए सोफे पर जाकर सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह अमर की माँ कुसुम उससे बोलती है, अरे बेटा, ये तेरे सर पे चोट कैसे लग गई? अरे कुछ नहीं माँ। अरे मेरे लाल बोल ना। माँ, मुझे ना नींद में लात मारने वाली पत्नी मिली है, जो कि एक रात में पता नहीं कितनी बार मुझे लात मारती है। मैं तो तंग आ गया। सही है बेटा, खुद की पसंद से शादी करोगे तो लात ही खाओगे। माँ आप भी ना। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब अमर हर रात को लाली के पास सोने से डरा करता। ऐसे ही एक रात लाली उससे बोलती है, क्या हुआ अमर? क्या हुआ का क्या मतलब है? रात को लात मार मार कर मेरी कमर की हड्डी ही तोड़ दी है तुमने। माफ कर दो, मैं सच में जानबूझकर नहीं करती। मुझे पता नहीं चलता कि मैं नींद में कब लात मार देती हूँ। अरे नींद के चक्कर में तुम किसी की जान ले लोगी क्या? आप ही बताओ, अगर आपको भी लात मारने की आदत होती तो बेटा इस आदत का कुछ करना भी तो चाहिए ना तुम्हें। आप बताओ क्या करूँ? मैं अब बताऊंगा नहीं, सीधा करूंगा, मगर क्या करूंगा ये मैं भी नहीं जानता। ये बोलो ना कि आपके पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। यार अभी मेरा दिमाग ना खाओ, मुझे सोचने दो कि आखिर क्या करूं इसका। सोचो, अगर कुछ पता लग जाए ना तो मुझे भी बता देना। इतना बोलकर लाली सो जाती है और अमर बैठकर सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चुन्नी लेकर लाली के पैर बांध देता है और खुशी से सो जाता है। मगर कुछ ही देर बाद लाली नींद में अमर को फिर से जोर से लात मारती है और वो सीधा बेड के नीचे जाकर गिरता है और सर पर हाथ रखकर बोलता है, ये कभी नहीं सुधरेगी, मुझे ही अपना बोरिया बिस्तर अलग करना पड़ेगा। कमर तोड़ दी आज फिर से इसने। शन्नो एक बहुत ही प्यारी और सर्वगुण संपन्न लड़की थी। वो अपने बड़े भाई जतिन और भाभी किरण के साथ रहती थी। दोनों ही उसे बेहद प्यार करते थे। एक दिन वो अपनी प्यारी शन्नो की शादी कमल नाम के लड़के से करवा देते हैं, जो अपनी माँ की कठपुतली मात्र था। वहीं उसकी सास रचना एक लालची औरत थी। वो हमेशा ही अपनी बहू को ताने देने और मारने पीटने में कोई कमी नहीं रखती। ऐसे ही एक दिन शन्नो के ससुराल में, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? अरे कहाँ मर रही है? जी माँ जी, यही हूँ, बस पोछा लगा रही थी। हाँ, ढंग से घर का काम कर, एकदम चमकना चाहिए फरस। जी जी माँ जी, जैसा आप कहो। हाँ, वरना तो तू जानती ही है इस डंडे की मार। हाँ माँ जी, मुझे याद है, मैं सब काम अच्छे से कर दूंगी, बस आप मुझे मारना मत। हाँ, बहुत बढ़िया, लगी रह। सास का अत्याचार सहन कर शन्नो सारा दिन
घर के कामों में कोल्हू की बैल जैसी लगी रहती। यहाँ तक कि अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में वो अपने घर वालों को भी नहीं बताती। ऐसे ही एक दिन शन्नो हेडफोन लगाकर घर का काम कर रही थी। तभी उसकी सहेली पिंकी उससे मिलने उसके ससुराल आती है। शन्नो, अरे कहाँ है तू? कौन सा गाना सुन रही है? अरे गाना नहीं, मैं तो पॉकेट एफएम ऐप पर स्टोरी सुन रही थी। स्टोरी? और एफएम पे कौन सी स्टोरी? लव कॉन्ट्रैक्ट। अरे कमाल की स्टोरी है यार। इसमें ना कबीर को एक अजीब सी बीमारी है जिसकी वजह से उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी श्रेया से करवा देते हैं। कौन सी बीमारी और जबरन शादी क्यों? वो जानने के लिए तुम्हें पूरी कहानी सुननी होगी। अच्छा, तो मैं अभी डाउनलोड कर लेती हूँ पॉकेट एफएम ऐप को। चल ठीक है, तू काम कर, मैं चलती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शन्नो प्रेग्नेंट हो जाती है। वो ये खुशखबरी अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुनाती है। सब बेहद खुश होते हैं, पर रचना को तो बस एक पोता ही चाहिए था। प्रेगनेंसी को 3 महीने पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ बहू, चल जरा डॉक्टर के पास जाना है। जी पर क्यों जाना है माँ जी? अभी 1 हफ्ते पहले ही तो टेस्ट करवाए थे। अरे बोला ना, जाना है तो जाना है, ज्यादा सवाल मत कर। सोनोग्राफी करानी है, मजाक है क्या? सोनोग्राफी? वो क्या होता है माँ जी? अरे इससे पता चलेगा कि तेरी कोख में लड़का है या लड़की। पर ये तो गैर कानूनी है। अरे ज्यादा कानून मत पढ़ा मुझे। और हाँ, चल चुपचाप। बेटी हुई तो मैं तुरंत तेरा अबॉर्शन करवा दूंगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ये सब कुछ गैर कानूनी है। ज्यादा मत बोल, समझी? जो कहती हूँ वो कर। माँ जी, अगर बेटी हो जाएगी तो क्या गुनाह हो जाएगा? अरे बेटी होगी तो उसकी शादी में दहेज देना पड़ेगा। पोता होगा तो दहेज आएगा। पोती थोड़ी ना मेरे वंश को आगे लेके जाएगी, पोता लेके जाएगा। हाँ। रचना अपनी बहू को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाकर गैर कानूनन तरीके से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच करवाती है। सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में पता चलता है कि शन्नो के गर्भ में बेटी है। जैसे ही ये खबर उसकी सास को पता चलती है, वो उसका अबॉर्शन करवा देती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार होता है। वक्त बीतता जाता है। शन्नो 4थी बार प्रेग्नेंट होती है। उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, अरे ओ अजंता की मूरत, चल खड़ी हो, तेरी सोनोग्राफी करवानी है। नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ कहीं भी। क्या कहा? नहीं जाएगी? अरे अभी देखती हूँ कैसे नहीं जाती तू। नहीं जाऊंगी। अरे आपको तो तरस तक नहीं आता किसी मासूम की जान लेते हुए। एक माँ होकर कैसे आप दूसरी माँ के बच्चों की कातिल बन गई? अरे मुझे तो शर्म आती है आपको अपनी सास कहने में। ओहो, तो शर्म आती है? जा निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी। कोई जगह नहीं है इस घर में तेरी। यहाँ अरे आप क्या मुझे घर से निकालोगी? मैं खुद ही नहीं रहना चाहती एक हथियारन के साथ। और एक बात माँ जी, हमेशा याद रखना, आपने जो कुछ भी किया है ना, आपको सूद समेत लौटाना होगा। आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये एक माँ का वादा है आपसे। अरे जा जा, निकल मेरे घर से। आई बड़ी मदर इंडिया। ये मदर इंडिया ही आपको धूल चटा देगी। रुकिए रुकिए, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और सब बताती हूँ। अच्छा, फोन करेगी? ला इधर, मुझे जेल पहुँचाएगी। बहुत जुबान खुल गई है तेरी, अब देख क्या करती हूँ। रचना अपनी बहू शन्नो को कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती है। वहीं उसकी बहू चीखती चिल्लाती रहती है, सासू माँ प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए सासू माँ। खोलने के लिए बंद नहीं किया था, मुझसे जबान लड़ाने की ये ही सजा है। रह कोठरी में। इस तरह
2 दिन बीत जाते हैं। भूख प्यास से बेहाल शन्नो के दिमाग की बत्ती जलती है। वो अलमारी में रखी सारी साड़ियाँ जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाती है और खिड़की से बांधकर नीचे उतर जाती है। नीचे उतरकर वो खुद से बोलती है, बहुत जुल्म सह लिए आपके सासू माँ, पर अब और नहीं। आप एक हत्यारन है, कोख में पल रही बच्चियों की। ये एक माँ का प्रण है कि आपको सलाखों के पीछे भिजवा कर ही रहूंगी। अपने जुल्मी ससुराल की कैद से रिहा हो शन्नो अपने भाई के घर जाती है। अरे छुटकी, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? भैया, मैं आपको क्या बताऊं? आप घर की लाज बचाने के लिए मैंने आपसे कितना कुछ छुपाया है, पर अब नहीं। अब तो बर्दाश्त की सारी हदें पार कर दी है मेरी सास ने। इस तरह शन्नो अपने भैया भाभी को अपनी आप बीती सुनाती है। अपनी बहन की दुख भरी दास्तां सुनकर भाई की आंखें भर जाती हैं। देखिए फिर क्या कहता है जतिन। बहन, तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तू सहती रही, तूने कुछ बताया क्यों नहीं? दीदी, आप तो इतनी समझदार हैं, आपने ऐसा क्यों किया? इतनी देर क्यों लगाई आपने हम सबको बताने में? नहीं भाभी, मैं बस डरती थी कि मेरी वजह से कहीं घर की शांति भंग न हो जाए, इसलिए मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। अरे पागल हो गई है क्या तू? तू मेरी बेटी जैसी है। लेकिन अब तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और तेरे ससुराल वालों को छठी का दूध याद ना दिला दिया ना, तो मेरा नाम भी जतिन नहीं। हाँ दीदी, हम सब आपके साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा, अब तेरा भाई तेरे साथ है। इस तरह जतिन अपनी बहन शन्नो के ससुराल वालों पर कोर्ट में केस दर्ज करवाता है। कोर्ट धारा 313, 14, 16, 17, 18 के तहत मुकदमा दायर कर बिना मां की सहमति के उसका गर्भपात कराने, अजन्मे बच्चे की हत्या करने, गैर कानूनन तरीके से गर्भ नष्ट करने के अपराध में उसकी सास रचना को 7 साल की सजा सुना देती है। साथ ही गैर कानूनन धंधा कर रहे डॉक्टर को भी अपने पेशे से हाथ धोना पड़ता है। इस तरह अपनी सभी परेशानियों को पार करने के बाद शन्नो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।